वेलकम स्टूडेंट्स टू द सॉल्यूशन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड क्लास 11th फिजिक्स। यहाँ पे जो फिजिकल वर्ल्ड है फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का फिजिक्स का क्लास 11th का उसका सॉल्यूशन मैं बनाने वाला हूँ, सॉल्यूशन बताने वाला हूँ आपको। और अगर आप नहीं पढ़े फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर को तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उन सारे वीडियोज़ का प्लेलिस्ट में, जिसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। खैर, चैप्टर का और इस क्वेश्चन आंसर का ज़्यादा रिलेशन है नहीं। ये जो फर्स्ट चैप्टर है, जैसे कि मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में ही बताया हुआ है कि ये टोटली बेस्ड है कि साइंस हम लोग का 11th-12th में कैसे होने वाला है और साइंस हम लोग पढ़े कैसे, क्या क्या चीज़ कैसे साइंस या फिजिक्स बढ़ता है उसके बारे में है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन, उसमें सारा जो क्वेश्चन है वो सब आपके थिंकिंग बेसिस पे चुना गया है, या कुछ जो नॉलेज पहले से अवेलेबल है उसके बेसिस पे आपको आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कुछ प्रोफाउंड स्टेटमेंट यानी नॉलेजेबल स्टेटमेंट, प्रोफाउंड मतलब नॉलेजेबल स्टेटमेंट जो नेचर पे है वो आया है बहुत सारे साइंटिस्ट से। उनमें से मेन जो थे वो एक अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे ऑल टाइम के, नो डाउट। व्हाट डू यू थिंक डिड आइंस्टाइन मीन व्हेन ही सेड, क्या आपको क्या लगता है कि वो क्या कहना चाहते थे इन स्टेटमेंट से? और उनका स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? द मोस्ट इनकम्प्रिहेंसिबल थिंग अबाउट द वर्ल्ड इज दैट इट इज़ कम्प्रिहेंसिबल। कम्प्रिहेंशन मतलब क्या होता है? कम्प्रिहेंशन मतलब होता है कोई चीज़ को समझना। क्या होता है? समझना। कम्प्रिहेंशन मतलब जिस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं। तो कम्प्रिहेंसिबल मतलब अंडरस्टैंडेबल, जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब यहाँ पे ये बोलते रहे हैं साइंटिस्ट, ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी नासमझी जो हम लोग की है वो क्या है कि हम किसी भी चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं कि नेचर जो है वो हम लोग समझ नहीं सकते। पर ऐसा नहीं है, नेचर भले ही बहुत कॉम्प्लेक्स दिखता है हम लोग को, लेकिन उसको अच्छे से समझा जा सकता है। अगर हम लोग देखें किसी भी चीज़ पे, चाहे आप सनराइज और सनसेट को ही ध्यान से देखें तो वो भी आप देखेंगे एक पैटर्न पे काम करता है। उसके हिसाब से हम लोग एक लॉ बना देते हैं साइंटिफिक मेथड के थ्रू होते हुए। थियरी में मैंने पढ़ा हुआ है कोई भी जो साइंस का जो नॉलेज डेवलपमेंट होता है वो एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू गुजरता है, जिसमें ऑब्जर्वेशंस होते हैं, डेटा का रिकॉर्डिंग होता है, एनालिसिस होता है, मॉडलिंग होता है, फिर लॉ बन के आता है। तो जितना चीज़ जो आसपास में हो रहा है नेचर में, वर्ल्ड में जो हो रहा है, वो कहीं ना कहीं कोई कुछ बेसिक लॉ पे डिपेंडेंट है, और वही बेसिक लॉ के हिसाब से नेचर है। तो अगर हम उस बेसिक लॉ को समझ लेते हैं तो नेचर भी समझना कोई भारी बात है नहीं। इसीलिए इन्होंने बोला हुआ है कि भले ही दिखता है नेचर बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत इनकम्प्रिहेंसिबल, लेकिन रियली में इसको समझा जा सकता है। वो सारे जो फेनोमेना हो रहे हैं नेचर में, जो वर्ल्ड में सारे फेनोमेना हो रहे हैं, वो सब कुछ क्या चीज़ है? वो सब कुछ कनेक्टेड है और कुछ बेसिक लॉ पे। तो इस स्टेटमेंट को, ये जो इसका आंसर है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ आपके लिए, जिससे आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। यही मैंने लिख दिया हुआ कि यस वी नो दैट द वर्ल्ड, यानी नेचर जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिखता है, और है भी, नो डाउट है। पर हम फील करते हैं ऐसा कि ये जो इतना कॉम्प्लेक्स है इसके कारण इसको समझा ही नहीं जा सकता। पर ऐसा नहीं है। जब हम एक प्रॉपर स्टडी के थ्रू, प्रॉपर सिस्टमेटिक स्टडी जिसको हम साइंटिफिक मेथड करते हैं उसके थ्रू जाते हैं, और उसके नेचर के कंपोनेंट्स को, नेचुरल फेनोमेना को जब ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे नेचुरल फेनोमेना जो हो रहे हैं आसपास में वो कुछ बेसिक लॉ पे डिपेंडेंट है, कुछ बेसिक लॉ के हिसाब से हो रहे हैं। और उस बेसिक लॉ को समझ ले तो हम लोग नेचर को भी समझ सकते हैं। इसीलिए भले ही हम लोग को नेचर इनकम्प्रिहेंसिबल दिखता है, मतलब नहीं समझने वाला दिखता है, लेकिन ये रियली में समझने वाली है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एवरी ग्रेट फिजिकल थियरी स्टार्ट्स एज ए हेरेसी। हेरेसी मतलब एक ओपिनियन, एक किसी का मन में आया कुछ और वो ओपिनियन के रूप में स्टार्ट होता है, और इंड्स विथ अ डोगमा। डोगमा मतलब प्रिंसिपल, एक थ्योरी के रूप में आ जाता है, उभर आ जाता है। आपको कुछ एग्जांपल देना है हिस्ट्री का, जिससे कि आप इस स्टेटमेंट को सही साबित कर सकें। हाँ, बहुत सारे हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे आप सुने होंगे जियोसेंट्रिक थ्योरी। ये जियोसेंट्रिक थ्योरी चलता आ रहा था किससे? तो टोलेमी जो थे, क्लॉडियस टोलेमी अलेक्जेंड्रिया के, उनके टाइम से चल रहा था जियोसेंट्रिक थ्योरी। और ये जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या कहता था? जियोसेंट्रिक थ्योरी कहता था कि अर्थ जो है हमारा सेंटर है, किस चीज़ का? पूरे होल यूनिवर्स का, पूरे सोलर सिस्टम का भी नहीं, पूरे होल यूनिवर्स का। अर्थ इज सेंटर ऑफ द यूनिवर्स।
पर क्या ये सही है? नहीं, हम जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। और तो एक सिंपली एक स्टार है। इसके बाद बहुत दिनों के बाद लगभग 16वीं सेंचुरी तक ये बिलीव चला, चर्च सब भी बिलीव करता था और सब जगह यही चलता था। लेकिन फाइनली जब निकोलस कोपरनिकस आए तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट लगाया और वो बोले नहीं, ऐसा नहीं है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी उन्होंने दिया। और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के हिसाब से क्या है? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के हिसाब से जो सन है वो हमारा सेंटर है। किस चीज़ का? यूनिवर्स का नहीं। सन इज सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम। और ये कुछ ऑब्जर्वेशन के थ्रू, कुछ साइंटिफिक मेथड के थ्रू इन्होंने किया था। तो वही ना, जहाँ चाह होता है वहाँ राह होता है। तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू गए और जो चीज़ नेचर भले ही दिख रहा था कि उसको समझा नहीं जा सकता है, उसको समझ लिए। और वो दिखा है कि जियोसेंट्रिक थ्योरी जो था वो गलत था। तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी स्टार्ट किससे हुआ था? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी स्टार्ट हुआ था एज ए हेरेसी, एक हेरेसी के रूप में, मतलब एक ओपिनियन के रूप में कि ऐसा हो सकता है। लेकिन फाइनली ये किसके रूप में बन गया? डोगमा के रूप में। इसी तरह से आप ले सकते हैं एग्जाम्पल और भी चीज़ों का। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ये भी ले सकते हैं कि ये जो था ओरिजिनल स्टेट ऑफ एनी, ओरिजिनल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ का ओरिजिनल स्टेट जो है, स्टेट करने का मतलब यहाँ पे अवस्था है, वो चीज़ क्या है? तो वो चीज़ मोशन है। गैलीलियो गैलीली इन्होंने इनको दिखाया था प्रूफ करके। आप क्लास 9 में ही मोशन में पढ़े होंगे। लेकिन उससे पहले जितने लोग थे वो सब क्या मानते थे? कि ओरिजिनल स्टेट किसी बॉडी का रेस्ट है। तो इस चीज़ को गलत किया ना। तो ये कहाँ से आया था? एक ओपिनियन के रूप में। कोई भी चीज़ जो साइंटिफिक मेथड होता है वो एक ओपिनियन के रूप में उभरता है और बाद में ये किसमें एक डोगमा बन जाता है, एक प्रिंसिपल, एक एक्सेप्टेड थियरी बन जाता है। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको प्रूफ किया गया, बाद में वेरीफाई किया गया। तो ये भी क्या है? ये भी एक हेरेसी के रूप में स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज डोगमा है। और भी ले सकते हैं आप, मास का ले सकते हैं। पहले लोग बोलते थे कि जो मास जो है टोटली कंजर्व है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन तक ही सीमित है। बाद में आइंस्टाइन ने ये दिखाया कि E=mc² से। तो बहुत सारे ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं कि मास एनर्जी कैसे रिलेटेड है, मोमेंट ऑफ एनर्जी एनर्जी कैसे रिलेटेड है, इस सबको। तो बहुत सारी बातें की जा सकती है। मैंने कुछ लिख दिया और एग्जांपल में आप क्या लिख देंगे? यही जो मैंने अभी बोला है कि जियोसेंट्रिक थ्योरी पॉपुलर था 16वीं सेंचुरी तक, लेकिन बाद में हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जो कि एक हेरेसी के रूप में स्टार्ट हुआ, किसके द्वारा? तो क्लॉडियस निकोलस कोपरनिकस के द्वारा। और फाइनली ये एज ए डोगमा आज एक्सेप्टेड है। तो ये सब ऐसे ही साइंस का जो कि थ्योरी स्टार्ट होता है वो ऐसे ही होता है। तो इसका आंसर लिखने का मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। और आप थर्ड क्वेश्चन में देख सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबल। पॉलिटिक्स जो है, जो राजतंत्र है आजकल, वो क्या है? वो आर्ट है पॉसिबल का। किसी भी चीज़ को भले ही पॉलिटिक्स में लगते रहता है कि नहीं होगा नहीं होगा, फिर भी लीडर जो होते हैं वो एकदम दम लगा के, जान लगा के, जी जान लगा के कोशिश करते हैं कि हम जीत जाए। उसी तरह से साइंस इज आर्ट ऑफ सॉल्यूबल। अब सॉल्यूबल का यहाँ पे क्या मतलब है? तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूबल आप जो डेली लाइफ में कोई चीज़ सॉल्यूबल होता है उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। सॉल्यूबल मतलब क्या? कोई ऐसा चीज़ जो अपने आप में दूसरे चीज़ को घुला ले। सेम चीज़ यहाँ साइंस जो है वो नेचर के बहुत सारे जो फेनोमेना है उसको अपने अंदर रख लेता है। साइंस देखिए एग्जांपल मैं दूँ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या किया है? आप में और हमारे बीच में जो फोर्स है, मेरे स्पेन के बीच में जो फोर्स है, उसको भी, यानी टेरेस्ट्रियल फोर्सेस को भी, यानी अर्थ पे जो हो रहा है वैसे इन्फ्लुएंस को भी, और जो सेलेस्टियल स्पेस में हो रहा है, अर्थ मून के बीच में, अर्थ सन के बीच में, या अर्थ कोई दूसरे प्लानट के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको भी, इस दोनों को यूनिफाई किया है। तो इसीलिए जो साइंस है हमारा वो क्या है? साइंस को बुलाया था आर्ट ऑफ सॉल्यूबल, क्योंकि ये किसी भी चीज़ जो आसपास में दिखता है कि ये ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन उसको भी अपने साथ रख लेता है। तो इसीलिए इसको बुलाया जाता है कि आर्ट ऑफ सॉल्यूबल, क्योंकि ये किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंडेबल बनाता है, सिंपल बनाता है, सिंपल लॉ के बीच बेसिस में रखता है। तो हमको जो दिखता रहता है कि जो इनसॉल्युबल है, यानी जो कॉम्प्लेक्स है, आप फर्स्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से भी, जो कॉम्प्लेक्स है उसको बाद में ही अपने अंदर में ले लेता है, यानी उसको सॉल्युबल कर देता है, अपने बेसिक लॉ से सॉल्युबल कर देता है। तो यही इसका मतलब है। तो चलिए मैं इसको अगेन उसी तरीके से लिख देता हूँ, आप बाद में नोट कर सकते हैं। तो मैंने इसका आंसर लिख दिया, आप पढ़ सकते हैं कि यस, साइंस जो है वो आर्ट है सॉल्युबल का, क्योंकि ये जो साइंस है, इट मतलब साइंस जो है वो क्या करता है? वो जो हमारे आसपास में चीज़ है जो बहुत कॉम्प्लेक्स दिखते हैं, इनसॉल्युबल दिखते हैं, उसको भी सॉल्युबल कर देता है, सिंपल बना देता है, सिंपलर बना देता है। कैसे? कुछ बेसिक लॉ के हिसाब से। साइंटिस्ट जो है वो ट्राई कर रहे हैं अभी भी
क्योंकि नेचर हम लोग जानते हैं कि ऐसा खेल नहीं है कि किसी भी चीज़ को आप अच्छे से समझ लो। पर साइंस जो है उसका भी विकास चल ही रहा है, अभी हुआ नहीं है। तो साइंटिस्ट बहुत ट्राई कर रहे हैं, अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, जिससे कि सभी चीज़ को वो सिंपल बना दे, समझने के योग्य बना दे सबको, और सभी चीज़ को यूनिफाई कर दे। यानी आप जो फिजिक्स में पढ़ते हैं यूनिफिकेशन, उसका भी आप थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं कि वो लोग चाह रहे हैं कि सभी चीज़ को यूनिफाई करके, कुछ बहुत सारे जो फेनोमेना हो रहे हैं हमारे आसपास, उसको यूनिफाई करके एक में रख दे, कुछ सिंपल लॉज में कन्वर्ट कर दे। तो यही हो गया आपका थर्ड का आंसर। क्वेश्चन नंबर आप फोर्थ अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोल रहा है कि इंडिया जो है वो एक लार्ज बेस है साइंस और टेक्नोलॉजी के बेस में, और ये एक्सपेंड भी कर रहा है, नोडल एक्सपेंड भी कर रहा है। अब अभी भी ये बहुत दूर है एक लीडर होने में, साइंस के लीडर में हम लोग जानते हैं अमेरिका है, जापान है, चाइना भी है, तो ये सब चीज़ें। लेकिन आज भी हम लोग जो है थोड़ा पीछे चल रहे हैं टेक्नोलॉजी और साइंस में। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको बताना है, कारण बताना है, जिससे कि हमारा जो एडवांसमेंट है साइंस का वो रुका हुआ। तो इसका सिंपल आंसर हो सकता है। आज आप ही सॉल्यूशन देख रहे हैं इसका एनसीईआरटी का, अगर आप ट्राई करके आए हैं तो बहुत अच्छा, एक थम्स अप मेरे तरफ से। लेकिन आप अगर डायरेक्ट देखने आ गए हैं, ये दिखाता है कि आपको कैसे भी कंप्लीट करना है इसको, आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो सबसे मेन चीज़ जो होता है साइंस के डेवलपमेंट में, वो साइंस के डेवलपमेंट कौन करता है? साइंटिस्ट करते हैं, वो लोग जिनका इंटरेस्ट हो साइंस में। आज के यंगस्टर जो है उसका जो इंटरेस्ट है साइंस में वो ख़त्म हो रहा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये बनता है कि जो यंगस्टर है उनका जो इंटरेस्ट है वो आज कम होता जा रहा है। अब सिर्फ यही नहीं है, उसके अलावा भी अब यंगस्टर का अगर इंटरेस्ट कम हो रहा है, उसके पीछे भी रीज़न है। गवर्नमेंट जो है वो अच्छी तरह से फंडिंग नहीं कर रही है रूरल साइंस के लिए। रूरल एरिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे कि साइंस पढ़ाया जाए, नहीं उनके पास इक्विपमेंट है, नहीं एक्सपेरिमेंट है। आज भी बहुत सारे मैं स्कूल्स को और कॉलेज को जानता हूँ जहाँ पे जो लैब तो है, लेकिन लैब में कोई इक्विपमेंट्स नहीं है। टीचर एक्सपेरिमेंट कराए तो कैसे? 9th और 10th भले CBSE में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिया जाता है, आपको इतना एक्सपेरिमेंट्स प्रैक्टिकल करना है। कितने स्कूल में होता है? मुझे लगता है कि 50% स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स होते हैं 9th-10th में, फिर भी लिखा तो रहता है। तो ये सब क्या हो रहा है? यही चीज़ तो है, यही चीज़ दिखा रहा है कि जो हमारा साइंस है उसका डेवलपमेंट रुक रहा है, इसी सब रीजन से। और भी बातें हैं, जो हमारा जो साइंस के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए अभी वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, डेवलपिंग फेज में है। कोई खास फैसिलिटी नहीं है, और हम लोग साइंस को भी उसी तरह से ट्रीट करते हैं जैसे कोई दूसरा सब्जेक्ट। जैसा जनरल नॉलेज है, जैसा इंग्लिश है, उसी तरह से हम साइंस को ट्रीट करते हैं। जब साइंस पे इतना सारा चीज़ बेस्ड है, साइंस हमारा डेवलपमेंट कर रहा है, तो उसको एक खास जगह देना चाहिए। आप सबके मन में आना चाहिए कि एक खास जगह देना चाहिए, एक खास सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई होना चाहिए। लेकिन हम सब भी जानते हैं कि उसको ऐसा दिया नहीं जाता है क्रेडिट। तो इसी सब कारणों से क्या होता है कि साइंस का जो विकास है वो आज हमारे देश में पिछड़ा हुआ है, लेकिन वही दूसरे देश आगे जा रहे हैं। तो ये चीज़ मैं लिख देता हूँ। तो मैंने आपके लिए लिख दिया, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि ये फॉलोइंग फैक्टर है जिनके कारण आज हमारा जो साइंस है वो पीछे है हमारे देश में। तो वो क्या क्या है? तो लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ यंगस्टर, जैसे मैंने बताया यंगस्टर का इंटरेस्ट कम हो रहा है आजकल साइंस के प्रति। वो या तो पढ़ाई के प्रति ही आजकल कम हो रहा है, और साइंस के प्रति तो कम हो ही रहा है। और इसमें अच्छा खासा जो योगदान है वो हमारे टीचर्स का भी है। टीचर जो है उतना अच्छा हम लोग को पढ़ा नहीं पाते हैं, क्योंकि टीचर कहाँ से बनते हैं? पढ़ने वाले ही बनते हैं ना। उनके अगर पूर्वज है वो अगर अच्छे से नहीं पढ़ाए तो कैसे आपको पढ़ाया जाएगा? तो ये भी एक कारण है। उसके बाद कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है साइंस एजुकेशन के रूप में। जैसे मैंने बताया कि साइंस पे जब इतना चीज़ डिपेंडेंट है तो उसको एक स्पेशल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। सभी चीज़ को 30 मिनट दिया जा रहा है तो इसको भी 30 मिनट दिया जाएगा। सभी चीज़ को जैसे होमवर्क SW CW किया जा रहा है उसको भी किया जाता है। कोई एक्सपेरिमेंट का जरूरत नहीं है साइंस में आप लोग के स्कूल में। तो ये चीज़ चल रहा है, तो इसी कारण साइंस पिछड़ा है। हम लोग का फंडिंग नहीं आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। जो रूरल एरिया में है खास के, उनको तो कोई टेक्नोलॉजी का मदद मिल ही नहीं रहा है, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इक्विपमेंट्स, एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स नहीं है हमारे पास। इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपिंग फेज में है या पुअर है, ऐसा बोल सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई फिजिसिस्ट जो है कभी इलेक्ट्रॉन नहीं देखे। नो डाउट इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा सब एटॉमिक पार्टिकल है और उसको देखना लगभग नहीं पॉसिबल नहीं है। कब नहीं देखे हैं? सिर्फ उसका इमेजिन किया गया है कि हाँ ऐसे ऐसे है। तभी भी सारे फिजिसिस्ट भले ही नहीं देखें, तभी भी सारे फिजिसिस्ट जो है वो उसका एग्जिस्टेंस को मानते हैं। अब
जो एक बहुत बड़ा सुपरस्टिशियस है हम लोगों में, हम लोग के बीच में एक जो अंधविश्वास बोल सकते हैं, अंधविश्वास है, वो क्या है कि घोस्ट भी होते हैं, घोस्ट भी होते हैं, भले ही कोई उसको देखा नहीं है, कोई नहीं देखा है ना। तो आपको बोला गया है कि कैसे आप इसको रिफ्यूट करेंगे इस आर्गूमेंट को, मतलब इसको कैसे डिस्प्रूव करना है, आपको बताना है कि आप कैसे बताएंगे कि घोस्ट नहीं होता है। तो हाँ, इसके लिए बहुत सिंपल आंसर। अब कोई चीज़ है, उसका एग्जिस्टेंस है, तो इसके लिए उसका दिखना ही ज़रूरी नहीं है। फोर्स है, क्या वो दिखता है हम लोगों को? नहीं। एयर है, क्या वो दिखता है हमको? नहीं। तो आंसर है कि कैसे हम माने कि वहाँ पे एयर या फोर्स है, तो उसके इफेक्ट से। आज बहुत सारा ऐसा चीज़ हो रहा है हमारे आसपास जो दिखाता है कि कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल है, और इसी की बेसिस पे होते होते आप लंबे टाइम से जानते होंगे कि माइकल फैराडे थे, उससे पहले स्टोनी थे, या बहुत सारे साइंटिस्ट मिलके बाद में जे थॉमसन के द्वारा, उससे भी पहले विलियम क्रूक्स थे। तो इन सब के द्वारा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया था, और फाइनली इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्ट था वो पता लगाया गया था कि कोई ऐसा ऐसा पार्टिकल है जिससे एटम बना हुआ है। तो उसका एग्जिस्टेंस का हमारे पास कुछ इफेक्ट है, उसके एग्जिस्टेंस का कुछ वेरिफिकेशन है, लेकिन घोस्ट का ऐसा कोई वेरिफिकेशन हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। तो चूंकि कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, कोई वेरिफिकेशन नहीं है घोस्ट का, इसीलिए हम नहीं मान सकते हैं कि घोस्ट है। हो जाएगा तो हम लोग मानने लगेंगे। उसका इफेक्ट, हाँ बोला जाता है कहीं कहीं इफेक्ट है उसका, तो कहीं कहीं इफेक्ट है, लेकिन जब भी कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट होने गया है तो वहाँ से ये चीज़ वेरीफाई होकर नहीं आया है। तो इसीलिए हम नहीं मान सकते अभी कि घोस्ट है। जिस दिन आ जाएगा वहाँ, उस दिन आपके बुक में ये या तो क्वेश्चन हटा दिया जाएगा ये, या आपको ये बता दिया जाएगा कि घोस्ट है। अभी तक तो नहीं है, और मैंने भी नहीं देखा है, इसीलिए मैं भी नहीं आपको बता सकता। तो इसीलिए हम लोग इसका आंसर लिखेंगे कि हम लोग के पास बेनिफिट्स है और हम लोग को डिस्प्रूव भी करना है इस स्टेटमेंट को। तो हम लोग लिख देंगे कि हम लोग इलेक्ट्रॉन के कारण होने वाला इफेक्ट देख सकते हैं, और उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन प्रूफ भी है, लेकिन घोस्ट के लिए ऐसा कोई नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ, उसको आप बाद में देख लीजिएगा। तो वही चीज़ मैंने आपके लिए लिख दी है कि जितने फिजिसिस्ट है, सारे फिजिसिस्ट और हम लोग भी बिलीव करते हैं इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस में, क्योंकि वी डील विद द फेनोमेना कॉज्ड बाय इट्स एग्जिस्टेंस। जैसे चार्जिंग किसी बॉडी का, दो बॉडी को रगड़ते हैं तो चार्ज हो जाता है, अट्रैक्ट करता है, तो ये सब हम लोग इफेक्ट उसका देखते हैं। उसके इफेक्ट के साथ साथ हम लोग उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन या प्रूफ आप बोल सकते हैं, ये है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है जे थॉमसन के द्वारा या दूसरे। लेकिन घोस्ट के केस में ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ या वेरिफिकेशन अभी तक पूरी तरह से प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। इसीलिए हम घोस्ट को नहीं घोस्ट का एग्जिस्टेंस को हम लोग नहीं साबित करते हैं। इसीलिए घोस्ट के एग्जिस्टेंस को हम लोग नहीं मानते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस को हम भी मानते हैं, और सारे फिजिसिस्ट जो है वो भी मानते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है 1.6, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और हमारे हिसाब से मैं आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रहा हूँ और अपने बुक से अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। यह बहुत इंटरेस्टिंग सा है कि जो सेमुराई होते थे, सेमुराई कहते हैं जापानीज जो मिलिट्री थे उनको। तो आप देखेंगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ केकड़े का इमेज। अब ये केकड़े का इमेज देखिए, क्रैब का, आपको पीछे में लग रहा है ना कि उनके बैक पे कोई आदमी जैसा शक्ल है। हाँ, आदमी जैसा ही शक्ल है, और ये जापानीज जो मिलिट्री होते थे उनका शक्ल आ गया था। तो यही चीज़ लंबा चौड़ा में लिखा हुआ है, मैं सबको नहीं पढ़ के बता रहा हूँ, आपको एक संक्षेप में मैं दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में है क्या। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि ये जो पीछे में आप देख रहे हैं केकड़ों का, क्रैब्स का, जो एक फोटो की तरह, इमेज की तरह जो प्रिंटेड है, उसका आप क्या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। और आपके पास दो दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन। पहला आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो बहुत अजीब सा है। इसमें बोला गया है कि नेचर जो है वो सेमुराई यानी जापानीज मिलिट्री का ब्रेवरी को दिखाने के लिए, ब्रेवरी को जिंदा करने के लिए, बहादुरी को जिंदा रखने के लिए क्या किया, तो उसका फोटो को प्रिंट करवा दिया, उसके इमेज को प्रिंट करवा दिया उसके बैक पे। ये कहीं से साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दिखता है। खैर, ये आपके मन पे है, आपसे पूछा गया है। दूसरा जो है वो दिया हुआ आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बेसिस पे, या नेचर जो इवोल्यूशन लाता है उसके बेसिस पे। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आप क्लास 10th में ये पढ़ चुके हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। उसमें आप पढ़े होंगे कि जो स्नेक होता था, वो स्नेक जो है उसका पहले पैर होता था, लेकिन अब नहीं होता है, क्योंकि वो पैर होने के बावजूद भी रेंगता था ना। इसी तरह से हम लोग में वर्मी फॉर अपेंडिक्स जो है वो भी, उसका काम आजकल खत्म होते जा रहा है। वो जो लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट में रहता है, उसमें सेलुलोज डाइजेस्टिव बैक्टीरिया था, जो हम लोग जब पहले बहुत ज़्यादा प्लांट्स के प्रोडक्ट खाते थे उसको पचाने में यूज होता था। सेलुलोज प्लांट सब में ज़्यादा होता है।
लेकिन अब उसका यूज नहीं हो रहा, तो वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो इवोल्यूशन एक अच्छा इसका आप कारण देख सकते हैं, जो कि सेकेंड एक्सप्लेनेशन है। तो 6 का बी एक अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन और इवोल्यूशन के कारण धीरे धीरे क्या हुआ है, जो फोटो है, जो इमेज है सेमुरे का, वह इम्प्लीमेंट हो गया है, सिलेक्शन या इवोल्यूशन। ओके, ये आप बोल सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, तो वो सब एक तरह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, तो आपको याद हो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो लगभग 2 सेंचुरी लगभग पहले हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया था। और उसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण आने के कारण क्या हुआ था, जो यूरोप और अमेरिका हो गया, वो सब बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था। तो यही चीज़ जो इंग्लैंड और वेस्टर्न यूरोप में हुआ था, तो वो सब क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के कारण हुआ था, उसी का आपको कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस का एग्जांपल देना है। तो बहुत सारे हुए थे, कुछ उनमें से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी हो गया था। अब जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर्ड हो गया था, तो उससे बहुत सारी मदद मिल गई, जैसे मोटर डिज़ाइन किया जा रहा था। अब मोटर का सिर्फ ये काम नहीं जो आपके घर में होता है कि पानी से टंकी भरना, सिर्फ नहीं काम नहीं है, और ये बहुत सारे काम है। एक बार जब मोटर आ गया तो कार्स बनाए जा रहे थे, थर्मोडायनेमिक्स साइमल्टेनियसली चल रहा था, तो उससे कार, स्टीम इंजन्स और दूसरे मशीन इक्विपमेंट बनने लगे। ग्रेविटेशन का जब नॉलेज आ गया उस टाइम में, तो क्या हुआ, बहुत सारे जो गन्स थे, कैनन्स थे, तो उस सब का कंस्ट्रक्शन हो गया, जिससे कि वो लोग दूसरे भी जो राज्य थे उससे भी रूल करने लगे। तो ये सब डेवलपमेंट हुआ। तो ये है क्वेश्चन नंबर जो 7 है, आपको यही पूछ रहा है। The industrial revolution in England and Western Europe more than 2 centuries ago was triggered by some scientific and technological advances. कुछ साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के कारण क्या हुआ था कि वेस्टर्न यूरोप डेवलप हुआ था। अब वो क्या है उनको आप मेंशन करें, जैसे मैंने आपको बताया। और जो दूसरा क्वेश्चन है यानी 1.8 है, मैं इसका भी अभी बता दे रहा हूँ, उसके एक साथ ही लिख दे दूँगा। तो 1.8 जो है वो बोल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जो हम लोग का वर्ल्ड है वो सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन झेल रहा है, यानी सेकेंड रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, यानी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट पे चल रहा है। ओके, आपका है। अब बोल रहा है कि आप कुछ एरिया बताइए जहाँ पे आज बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, और इसी के कारण, उसी एरियाज में डेवलपमेंट के कारण हम लोग इसको सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोल रहे हैं, जिससे क्या होगा, हमारा सोसाइटी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो उसमें आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आज नेट जो है, इंटरनेट, वो सब जगह पहुंच रहा है। सुपर कंप्यूटर्स का जन्म हो रहा है, सुपर कंप्यूटर्स बनाए जा रहे हैं, एआई बन रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। पहले कितना कठिन था कोई चीज़ निकाल के ब्राउज करना, अब एक बार बोल दो, सीरी है आपके पास, गूगल असिस्टेंट है, इस सबको आप कुछ बोल दो, अलार्म लगाने बोल दो, व्हाट्सएप मैसेज करने बोल दो, कॉल लगाने बोल दो, तो वो सब कर देता है। तो बहुत ईजी हो गया। तो एआई आ गया है। फिर उसके साथ साथ अगर आप देखें तो हम लोग के पास नैनो टेक्नोलॉजी आ रहा है। आपको अगर पता हो तो पहले जो कंप्यूटर बनता था वो 1-2 रूम के साइज के बराबर होता था। आज कंप्यूटर या आप मोबाइल जो देख रहे हो वो भी एक तरह का कंप्यूटर है। रोबोट्स बन रहे हैं बहुत सारे पर्पज़ के लिए, जो इफिशियंसी बढ़ा रहा है, हम लोग के काम करने का स्पीड और एक्यूरेसी भी बढ़ा रहा है। उसी के साथ साथ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल बन रहा है, जैसे कि एनर्जी का लॉस हो रहा है, वो भी रूम टेम्परेचर पे। और उसके साथ साथ जो आईटी है यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ रहा है। ये सब आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो चलिए मैं एक साथ ही 1.7 1.8 का आंसर लिख देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं पॉज करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया कि क्या क्या कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस थे जिसके कारण इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ। किसके किसके लिए, इंग्लैंड और वेस्टर्न यूरोप के एरियाज के लिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी, इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी से क्या हुआ, बहुत सारे मोटर्स, डायनेमो, इस सब के डिजाइन में मदद मिला। उसी तरह से ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स, इस सब का थ्योरी डेवलप हुआ।
इंग्लैंड और वेस्टर्न यूरोप में जैसे क्या हुआ कि बहुत सारे पावरफुल टेक्निक्स हुए, थर्मोडायनामिक्स की मदद से इंजन्स बने, एफिशिएंट इंजन्स बने, स्टीम इंजन, जिससे कि कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो गया उन लोगों का। कुछ पावरफुल टेक्निक वार्स के लिए उन लोगों के पास आ गया, जैसे गन्स आ गया, गन दूसरे वीपन्स आ गए, कैनन, तोप वगैरह आ गया। ये सब कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस है जिसके मदद से उन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी वैसा ही है कि सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आज शायद दुनिया फेस कर रहा है, क्या क्या वैसे की एरियाज है, कंटेम्प्रेरी एरियाज है जिसमें ऐसा हो रहा है। तो आप बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे सुपर कंप्यूटर्स, AI, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सबका डेवलपमेंट। उसी हिसाब से सुपर कंडक्टिव मटेरियल, आप जानते हैं कि पहले एक ख्वाब होता था, पहले एक सपना की तरह था ये कि सुपर कंडक्टिव मटेरियल बनाया जाएगा, फिर बना, लेकिन बहुत जो टेम्परेचर था वो बहुत क्रिटिकल था और उसको रूम टेम्परेचर पे नहीं पाया जा रहा था। लेकिन आज हम लोग जानते हैं रूम टेम्परेचर पे भी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स बनाए जा रहे हैं। फिर इंटरनेट का फ्लोरिशमेंट है, IT का एडवांसमेंट हो रहा था। ये सब कुछ कारण बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको बोला कि 1000 वर्ड्स का फिक्शन तैयार करना है आपके अपने गेस के हिसाब से, और वो कोई भी हो सकता है 22वीं सेंचुरी के लिए, कि आप किस तरह से साइंस को देखना चाहेंगे। बहुत सारे आपके टॉपिक्स हो सकता है, इसका मैं आंसर नहीं लिखूंगा, आपको खुद से 1000 वर्ड्स का एक छोटा सा ऐसे लिखना है, आप खुद से लिख सकते हैं। मैं कुछ टॉपिक आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। कुछ टॉपिक्स में जैसे आप कर सकते हैं इमोर्टेलिटी, कि आदमी इमोर्टल हो जाए उस कंडीशन में, या आदमी अपने आप को पूरी तरह से जो डिजीज़ फ्री बना ले, कोई डिजीज़ का जो क्योर है वो बहुत जल्दी खोज ले। उसके साथ साथ आप समझ सकते हैं, मैं लिख देता हूँ कुछ टॉपिक्स, जैसे इमोर्टलिटी एक अच्छा खासा टॉपिक हो जाएगा। आपको अगर नहीं हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। मैन कन्क्वेयर डिजीज, उसके साथ साथ आप लिख सकते हैं कि मैन हो सकता है दूसरे प्लानट पे सेटल कर जाए, मैन में सेटल ऑन अदर प्लानट्स। और आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे बोल सकते हैं, जैसे हो सकता है कि जैसे आज हम लोग प्लांट्स का डिजिटेबल कैरेक्टर के साथ, जिसको आप जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स बोलते हैं, वो बना रहे हैं, उसी तरह से एनिमल्स को और ह्यूमन्स को भी प्रोड्यूस किया जाए। तो प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन, जैसे रिप्रोडक्शन आया होता है, उसी तरह से मैन और एनिमल को प्रोड्यूस किया जाए। मैन एंड एनिमल्स विथ स्पेशल कैरेक्टर्स एंड एबिलिटी सेल्स, डिजेबल कैरेक्टर लिख लीजिए, जो चाहते रहेंगे हम लोग, जैसे कि वो उसका डेथ ना हो, उसमें कोई अच्छी शक्ति आ जाए, बहुत ज़्यादा बहादुर है, वैसा कैरेक्टर के साथ हम लोग हो सकता है फ्यूचर में बना सकें। तो बहुत सारे हो सकते हैं। आप नैनो टेक्नोलॉजी पे ही बना सकते हैं कि बाद में क्या होगा, एलियन के साथ हम लोग का मिला हुआ, ऐसे बहुत सारे काम आप लिख सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स है, इनमें से आप किसी पे 1000 वर्ड्स का एक फिक्सियस स्टोरी आप तैयार कीजिए, और आप अगर तैयार कर लिए हो तो उसका समरी, उसका टॉपिक आप कमेंट कर सकते हैं, या आपको अगर नहीं हो पाए तो भी कमेंट कीजिए कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो मैं इसका आपको अलग से वीडियो बना के उसमें मैं बता दूंगा कैसे करना है, या कमेंट में ही मैं पूरा ऐसे तैयार करके आपको दे दूंगा। चलिए इसी तरह से देखते रहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से और 16 तक, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट जो फिजिकल वर्ल्ड का सोल्यूशन आएगा उसमें। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर है। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट का बॉक्स का यूज़ कीजिए। कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप ज़रूर उसको पूछें। कोई भी डाउट्स है किसी भी चैप्टर्स में या किसी बुक से, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, तो ज़रूर उसको भी पिनअप करें, कमेंट में बोले मुझे, मैं उसको ज़रूर उस पर ध्यान दूंगा और आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराने का जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा। चलिए इसी के साथ देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।